बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि नेचर इंस्पायर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं। ऐसे तो नेचर इंस्पायर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बहुत सारी होती हैं, पर हम लोग यहाँ पर कुछ एक जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर टेक्निक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछले क्लासेस के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में जो भी काम करेंगे वो नेचर इंस्पायर्ड होना चाहिए। नेचर अपना काम ऑप्टिमम तरीके से करती है, इसलिए से हम लोग एआई के अंदर जो भी टेक्निक काम में लेते हैं वो नेचर से इंस्पायर्ड टेक्निक काम में लेते हैं, क्योंकि उस मॉडल के सक्सेस होने का चांस सबसे ज्यादा होता है। तो यहां पर हमारे पास में कुछ नेचर इंस्पायर्ड एआई टेक्निक्स हैं। इनमें पहले नंबर पे है आंट कॉलोनी। आंट कॉलोनी के अंदर हम लोग देखेंगे कि जो आंट्स होती हैं वो अपना जो काम है वो किस तरह से करती हैं, किस तरीके से वो फूड को ढूंढती हैं, किस तरीके से उनका कॉलोनी का मैनेजमेंट होता है और किस तरीके से वो सभी लोग अपने काम को डिवाइड करके ऑप्टिमम तरीके से अपने काम को करते हैं। दूसरा तरीका है जेनेटिक एल्गोरिथम। इस ऑप्टिमाइजेशन मेथड के अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे जो जीन्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो पॉजिटिव जीन्स होते हैं, जो काम करने का बेहतर तरीका है जो हमारे पेरेंट्स का है, वो ट्रांसफर होता है नई जनरेशन में, और उससे फिर उनका जो नया तरीका है वो आगे वाली जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होता है। तो इस तरीके से ये आगे की तरफ फॉरवर्ड होता जाता है और बेस्ट जो ऑप्टिमम मेथड होता है, जो ऑप्टिमम काम करने का तरीका होता है, वो हमको मिल जाता है। तीसरा जो टेक्निक होगा वो होगा हनी बी टेक्निक, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कैसे हनी बीज अपने पूरा जो वर्क है उसको मैनेज करती हैं, सेम एज आंट कॉलोनीज। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स के अंदर हम लोग देखेंगे कि पक्षी कैसे लंबी फ्लाइट तक उड़ पाते हैं, वो कैसे अपने ग्रुप के अंदर रहते हैं। और जो लास्ट टेक्निक है वो है हमारे पास में न्यूरल नेटवर्क्स। तो न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है, उसका जो काम करने का ऑप्टिमम तरीका होता है वो क्या होता है। इस तरीके से हमारे पास में ये 5 जो बेस्ट एआई टेक्निक्स हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। हम लोग यहाँ पर इनका मैथमेटिकल मॉडल डेवलप नहीं करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल काम है। वो जब आप बड़े हो जाएंगे तो उस तरीके को इन इन मेथड्स को मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट कर पाएंगे। अभी हम सिर्फ इनके काम करने का तरीका देखेंगे कि ये किस तरीके से अपना काम करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट हम देखते हैं आंट कॉलोनी एल्गोरिथम। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो आंट्स होते हैं, छोटे छोटे आंट्स, ये हमेशा अपना कॉलोनी बना के रहते हैं। ये एक साथ ग्रुप में रहते हैं और अपने सारे काम को ही डिवाइड करके रखते हैं। तो यहाँ पर जो आंट होती है वो 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड होती है। जो पहली होती है वो होती है वर्कर आंट्स। वर्कर आंट्स का काम होता है फूड को मैनेज करना। दूसरी होती है स्काउट आंट्स, ये जाती हैं और फूड को ढूंढने का काम करती हैं। और तीसरी होती है क्वीन आंट, जिसको हम हनी आंट्स भी बोलते हैं। ये क्वीन आंट जो स्काउट आंट्स और जो वर्कर आंट्स हैं, इनको इंस्ट्रक्शन देती है कैसे इनको फूड ढूंढ करके लाना है। तो फूड ढूंढने के लिए 3 टेक्नोलॉजी का काम लेती हैं। एक होती है टू रिमेंबर स्टेप्स एंड टर्न, ये अपने स्टेप्स को याद रखती हैं। दूसरी होती है सिकेंड स्प्रेडिंग मेथड और तीसरा होता है सनलाइट का ओरिएंटेशन। फर्स्ट मेथड होता है टू रिमेंबर स्टेप्स एंड टर्न। तो इसके अंदर ये क्या करती हैं, ये अपने जो स्टेप्स हैं उनको याद रखती हैं कि कितने स्टेप फॉरवर्ड चली हैं, उसके बाद कितने स्टेप के बाद में इन्होंने टर्न लिया है। दूसरा मेथड होता है स्कैंड स्प्रेडिंग मेथड। इस मेथड के अंदर ये जो स्काउट आंट्स अपने फूड को चेक करने जाते हैं कि फूड का क्वालिटी कैसा है, तो इनके पास में बेसिक इंफॉर्मेशन होता है कि फूड कहाँ पर मिल सकता है। इन आंट्स के एक्चुअली हेड के ऊपर 2 एंटीना लगे होते हैं, जिसको हम सेंसिला बोलते हैं, और ये सेंस करते हैं कि फूड कहाँ पर है। तो उन सेंसर से इनको पता चल जाता है। लेकिन ये जो सेंसिंग वाला तरीका है ये केवल 3 मीटर तक के लिए एप्लीकेबल है। 3 मीटर तक ये अपने सेंसर्स को काम में लेकर के और ढूंढ करके फूड तक पहुंच सकती हैं और वापस अपनी कॉलोनी तक आ सकती हैं। इसके बाद में अगर 3 मीटर से ज्यादा ही चले गए तो ये वापस अपने कॉलोनी का रास्ता भूल जाती हैं और लौट करके नहीं आ पाती हैं। थर्ड मेथड जो नेक्स्ट तरीका है, उसके अंदर क्या होता है कि इनका जो ऑब्डोमेन होता है, इनके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, फेरोमोन, और ये उस लिक्विड को छोड़ती हुई जाती हैं पूरे रास्ते पर। और फिर ये चाहे कितनी भी दूर निकल जाएं, ये अपना फूड को ढूंढती हैं
और उसी लिक्विड को फिर सूंघते सूंघते वापस से अपनी कॉलोनी तक आ जाती हैं उस फूड का एक सैंपल लेकर के। और वो जो सैंपल फूड है वो ला करके वो अपने जो स्काउट आंट्स हैं और जो क्वीन आंट है उसको दे देते हैं। उसके बाद में उसकी टेस्टिंग होती है कि क्या ये फूड वास्तव में खाने लायक है, और अगर ये फूड खाने लायक होता है तो फिर स्काउट आंट्स जाते हैं और वहां से उस फूड को लेकर के वापस अपने कॉलोनी तक आ जाते हैं। बट विंटर में क्या होता है कि वो उस लिक्विड को स्प्रेड नहीं कर पाती है, और स्प्रेड नहीं कर पाने की वजह से फिर वो अपना रास्ता भूल जाती है। इस वजह से उनको जो आंट्स होते हैं वो विंटर के अंदर भी अपना फूड को स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट मेथड होता है टू यूज सनलाइट फॉर ओरिएंटेशन। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि जो सनलाइट होती है वो अपने अर्थ पर जब आकर के टकराती है तो ये क्या करती हैं, डस्ट पार्टिकल से टकराने के बाद में कुछ सनलाइट जो होती है वो स्प्रेड हो जाती है चारों तरफ, और कुछ पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड लाइट के पैटर्न्स को डेवलप करती है। तो हमारे अर्थ पर क्या होता है, बहुत सारे पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड लाइट के पैटर्न्स डेवलप हो जाते हैं। तो जब आंट जो होती है वो अपने घर से जब निकलती है तो वो क्या करती है कि एक 180 डिग्री का एंगल अपने माइंड में सेट करती है, और 180 डिग्री के एंगल पर वो चेक करती है कि कितने पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड लाइट के पैटर्न्स किस तरीके से बन रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये एक 180 डिग्री का एंगल अपने माइंड में सेट कर रही है और उसके बाद में लाइट के पैटर्न्स को चेक कर रही है कितने पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड लाइट के पैटर्न है, और जब वो उसको अपने दिमाग में सेट कर लेती है उस हिसाब से फिर वो अपना जो पाथ है उसको डिटेक्ट कर पाती है कि वो किस पाथ पे चल रही थी, और इसी लाइट के पैटर्न के अकॉर्डिंग उसको पता चलता है कि कब बारिश होने वाली है। तो बारिश होने से पहले ही वो पहचान जाती है कि अब बारिश होने वाली है। इसलिए से आपने देखा होगा कई बार अपने घरों के अंदर कि चींटियां जब बारिश होने वाली होती है उससे पहले वो अपने अंडों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रही होती है। तो इसीलिए से हम लोगों को पता चलता है कि अब आज बारिश हो सकती है। तो इस तरीके से आंट अपना काम करते हैं और उनके काम करने का ये ऑप्टिमम तरीका होता है। इससे इंस्पायर्ड होकर के हम लोग जो आर्टिफिशियल स्वार्म एल्गोरिथम है या आंट कॉलोनी एल्गोरिथम है उसको डेवलप करते हैं। अब बच्चों दूसरा टेक्निक आता है हमारे पास में, जेनेटिक एल्गोरिथम। तो हम जेनेटिक एल्गोरिथम को देखते हैं कि जेनेटिक एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है। तो बच्चों यहाँ जेनेटिक एल्गोरिथम हम लोग देखेंगे और इसका हम देखेंगे कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग इस जेनेटिक एल्गोरिथम को काम में लेते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो जीन्स हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होते हैं और बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं वो हमको, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोग हमारे पेरेंट्स से सीखते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल बताया हुआ है, यहाँ पर एक स्नेक होल है और वो अपने फूड को ढूंढ रहा है। तो यहाँ पर ये स्नैक ने अपना एक एल्गोरिथम बनाया, एक रैंडमली वो फूड को सर्च कर रहा है, लेकिन वो उस फूड के क्लोज नहीं जा पा रहा। अब वो वापस से अपनी सर्चिंग स्टार्ट करता है और ये सर्चिंग का प्रोसेस बार बार चलता रहता है जब तक कि वो अपने फूड को ढूंढ ना ले। तो फाइनली यहाँ पर आपको बता रखा है 20x मतलब 20 टाइम्स अपन ने एल्गोरिथम को रन कराया तो उसने फिर अपना फूड को ढूंढ लिया कि उसका फूड किस डायरेक्शन के अंदर है। अब जब नेक्स्ट जनरेशन आता है तो उसको पता रहता है कि मुझे किस तरीके से अपने फूड को सर्च करना है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारे पास में कुछ ऑब्स्टेकल आ गया फूड और स्नैक के बीच में। अब स्नैक उसको कैसे ढूंढना स्टार्ट करेगा? तो स्नैक ने जो एल्गोरिथम सीखे हैं पहले वो वहीं से स्टार्ट करता है कि मुझे अपना फूड कैसे ढूंढना है। तो अब उसने उसी तरीके से ढूंढना स्टार्ट करा और अब वो अपना वापस से ट्रैक चेंज करना स्टार्ट कर रहा है धीरे धीरे वो अपने एल्गोरिथम्स को चेंज करता है क्योंकि उसको फूड नहीं मिल पा रहा। और आप देखिए कि इस वक्त उसने इस ऑब्स्टेकल से वो बाहर आ गया और ऑब्स्टेकल से बाहर आने के बाद वो अपना फूड ढूंढ रहा है और फाइनली वो धीरे धीरे अपने फूड के पास में पहुंचता जा रहा है। और जैसे जैसे एल्गोरिथम रन करेगा वो अपने फूड के पास पहुंचता जाएगा और फाइनली वो अपने फूड को ढूंढ लेगा। तो आपने ऑब्स्टेकल डाल दिया, उसके बावजूद अब वो क्या कर पा रहा है, अपने फूड को ढूंढ पा रहा है। तो जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसके अंदर ये इनबिल्ट ऑलरेडी इनबिल्ट होगा कि उसको अपना फूड को ढूंढने का दूसरा तरीका ये हो सकता है। तो अगर नेक्स्ट टाइम फूड कहीं और मिलता है तो भी वो क्या करेगा, अपने फूड को ढूंढने के लिए नया एल्गोरिथम जनरेट करेगा पुराने एल्गोरिथम्स के आधार पर। ठीक है, पुराना एल्गोरिथम तो उसको पता है कि उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने कैसे फूड ढूंढा और उसको कैसे फूड ढूंढना सिखाया, लेकिन मान लो उस रास्ते पर फूड नहीं मिला
तो फिर वो क्या करता है, अपने नए एल्गोरिथम डेवलप करता है और जो अपनी आने वाली जनरेशन है उनको वो एल्गोरिथम सिखाता है कि उसको फूड कैसे ढूंढना है। तो इस तरीके से ये जो टेक्निक है ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन और दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है। जेनेटिक एल्गोरिथम के बाद में नेक्स्ट एल्गोरिथम आता है हमारे पास में हनी बी एल्गोरिथम। तो अब इस एल्गोरिथम में हम लोग देखते हैं कि हनी बी कैसे अपने काम को ऑप्टिमाइज तरीके से करते हैं। इनका तरीका और आंट्स का तरीका लगभग लगभग सेम होता है काम करने का। तो मैं आपको बताता हूं कि हनी बी किस तरीके से अपना काम करते हैं। हनी बी भी 3 टाइप के हनी बी होते हैं। इसमें फर्स्ट होती है क्वीन, सेकंड ड्रोन और थर्ड वर्कर्स। तो जो क्वीन होती है वो एक ड्रोन्स के साथ में मिलकर के अंडे देती है और एक क्वीन एक दिन में करीब 20,000 अंडे देती है। क्वीन का जो एज होता है वो लगभग 3 to 4 ईयर्स के बीच का होता है। जब ये क्वीन मरती है तो नेक्स्ट क्वीन को ये रिक्रूट करके मरती है कि नेक्स्ट क्वीन कौन सी होगी। जो वर्कर्स होते हैं उनके पास में कई काम होते हैं। जैसे कुछ वर्कर्स स्काउट वर्कर्स होते हैं जो कि जाते हैं और पता लगाते हैं कि फूड कहाँ पर है, कहाँ पर फूड के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, किस टाइप का फूड कहाँ मिलना है। तो इस टाइप का जितना भी फूड का अरेंजमेंट है और उसके मिलने का प्रोबेबिलिटी है वो कुछ कुछ स्पेशल टाइप के वर्कर्स, स्काउट वर्कर्स जो होते हैं वो पता लगाते हैं। इसके बाद में जो दूसरे वर्कर्स हैं वो वहां जाते हैं और फूड को इकट्ठा करते हैं जिसको आप नेक्टर बोलते हो, और वहां से वो फूड लेकर के आते हैं जिससे वो हनी बनाते हैं। ओके, कुछ हनी बनाने का काम करती हैं। कुछ बीज जो होती हैं, वर्कर बीज, वो जो क्वीन बी है उस जो अंडे देती है उनकी देखभाल का काम करते हैं। और कुछ हनी बीज अनएम्प्लॉयड हनी बी होती हैं। तो जो एम्प्लॉयड हनी बीज होती है जो नेक्टर कलेक्ट करके लाती हैं वो वैगल डांस करती हैं। और ये जो वैगल डांस करती हैं इनको जो अनएम्प्लॉयड हनी बीज हैं वो देखती हैं। और उसके बाद में जो नई बीज रिक्रूट होनी है वो नई बीज रिक्रूट होती हैं। कुछ बीज उनमें से जो अनएम्प्लॉयड बीज हैं उनके अंदर से रिक्रूट की जाती हैं। और इस तरीके से इनका प्रोसेस चलता है। तो ये तरीका होता है हनी बी के काम करने का। तो यहां से भी हम लोग एक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं हनी बी एल्गोरिथम। हनी बी एल्गोरिथम के बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट एल्गोरिथम आता है वो होता है फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स। तो यहां हम लोग देखते हैं कि फ्लॉक ऑफ बर्ड्स कैसे काम करता है और जो बर्ड्स होते हैं वो किस टाइप का पैटर्न बनाते हैं उड़ते हुए, और कैसे पॉसिबल हो पाता है कि वो एक लॉन्ग डिस्टेंस तक एक सिंगल फ्लाइट के अंदर उड़ सकें। तो आप यहाँ देखिए कितने सारे पक्षी झुंड बना करके आपस में उड़ रहे हैं और ये देखिए कितने डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स को बना रहे हैं। इसको हम बोलते हैं फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तो बच्चों आप जानते होंगे कि कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक उड़ते हुए आते हैं। इन पक्षियों का एक फ्लाइट जो होता है वो करीब 16 आवर्स का होता है। मतलब जब वो पहली बार उड़ना स्टार्ट करते हैं तो 16 आवर्स तक कंटिन्यू वो उड़ते रहते हैं। ओके, तो बिना थके इतना लंबा कैसे उड़ पाते हैं, इसके पीछे भी इनका ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक ही होता है। तो आपने देखा होगा पक्षी जब उड़ते हैं तो वो इस तरीके का एक पैटर्न बना करके उड़ते हैं। ये एक वी टाइप का पैटर्न बना करके वो उड़ते हैं। तो इसमें ये जो पहला पक्षी होता है, जो फर्स्ट नंबर पे ये जो बर्ड है, ये क्या करता है जब अपने पंखों को ऊपर नीचे करता है तो एक एयर का सर्कुलेशन जनरेट करता है। तो यहां से ये एयर निकल करके अपना जगह छोड़ देती है जिससे एयर का प्रेशर चेंज होता है। ठीक है, तो एयर का प्रेशर चेंज होने की वजह से इस वाले पक्षी को आगे आने में हेल्प मिलती है। तो जब ये पक्षी अपने पंखों को ऊपर नीचे करता है तो ये भी क्या करता है,
एयर का प्रेशर चेंज करता है। तो जो जो कम एफर्ट इस सेकंड वाले पक्षी को लगाना पड़ा, उससे भी कम एफर्ट लगाना पड़ता है इस सेकंड वाले पक्षी को उड़ने में। सेम जो लास्ट वाला पक्षी होता है, उसको सबसे कम एफर्ट लगाना पड़ता है उड़ने के लिए। तो ये सारे पक्षी बहुत आराम से इजीली उड़ते हुए जाते हैं। और जब ये पहला पक्षी थक जाता है, तो ये अपना प्लेस चेंज करके क्या करता है, पीछे की तरफ आ जाता है, और ये जो पीछे वाला पक्षी है, ये फर्स्ट नंबर पे आकर के लग जाता है। तो इस तरीके से इनका ये जो साइकिल है वो बार बार चेंज होता रहता है। तो ये बिना थके 16 आवर्स तक कंटिन्यू फ्लाइट कर सकते हैं। ये इनका ऑप्टिमाइजेशन का तरीका हुआ। तो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स के बाद में हमारे पास में आता है न्यूरल नेटवर्क्स। तो बच्चों, पहले मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे जो ब्रेन है उसके अंदर न्यूरॉन्स कैसे फायर होते हैं, किस तरीके से न्यूरॉन्स दिखते होंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं कि छोटा सा वीडियो। तो यहाँ पर आप देखिए, ये हमारे ब्रेन के अंदर का न्यूरॉन्स बताए हुए हैं, और अभी देखिए न्यूरॉन्स कैसे फायर करते हैं। तो यहाँ हर न्यूरॉन किसी दूसरे न्यूरॉन के पास में कोई सिग्नल भेज रहा है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स होते हैं। तो आप देखो, सिग्नल्स जा रहे हैं, किसी न्यूरॉन्स के पास में सिग्नल आ रहे हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी होता है, उसके लिए न्यूरॉन्स, हमारा, हम सोचते हैं, हम कोई काम करते हैं, हमारे को कुछ दर्द होता है, सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, भूख लगती है, सारे इंडिकेटर्स सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन्स कैरी करते हैं, सारे इंडिकेशन। और ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक ले जाते हैं, ब्रेन से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक लाते हैं। तो एक बहुत जम्पल आर्किटेक्चर होता है इन न्यूरॉन्स का। उसके अंदर आपने ब्रेन को देखा, और ब्रेन के अंदर ऐसे हमारे पास में बहुत सारे न्यूरॉन्स थे जो कि किसी दूसरे न्यूरॉन के साथ में कनेक्टेड थे। एक न्यूरॉन कई न्यूरॉन्स के साथ में कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो इस तरीके का हमारे ब्रेन के अंदर एक आर्किटेक्चर होता है। तो हमारे ब्रेन में जितने न्यूरॉन्स होते हैं, हमारी बॉडी में जितने न्यूरॉन्स होते हैं, उन सबका अलग अलग काम होता है। कुछ न्यूरॉन्स जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, वो जो सेंस करते हैं, उन सेंस सिग्नल्स को ले जाने का काम करते हैं। कुछ न्यूरॉन्स जो हमारी मेमोरी होती है, जिससे हम चीज़ों को याद रखते हैं, तो उस तरीके से मेमोरी का काम करते हैं। कुछ न्यूरॉन्स हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करते हैं, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो हर न्यूरॉन का अलग अलग काम होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा ब्रेन काम करता है। और हम लोग क्या करते हैं, मशीनों को भी इसी न्यूरल नेटवर्क से डिजाइन करते हैं, ताकि वो भी अपना काम इसी तरीके से करे जिस तरीके से हमारा ब्रेन कर रहा है, ठीक है। लेकिन अभी कैसे करता है, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो जब हम लोग न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ेंगे, उस टाइम मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा कि हम एक मशीन को कैसे न्यूरल नेटवर्क से डिसीजन लेना सिखाते हैं। क्योंकि ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन मशीन में, हार्डवेयर में इतने सारे न्यूरॉन बनाना या इतनी सारी वायर्स को लगाना, क्योंकि वायर्स से सिग्नल जाएगा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब बॉडी के अंदर बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। अगर आप बिलियन ऑफ वायर एक मशीन के अंदर लगा दोगे, तो आपका मशीन कितना बड़ा हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, उनका डायमेंशन बहुत कम होता है, इसलिए से वो हमारी बॉडी के अंदर तो एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन बाहर हमारे पास में इतने छोटे डायमेंशन नहीं मिलते। फ्यूचर में नैनो टेक्नोलॉजी अपना काम करेगा, नैनो टेक्नोलॉजी इतने छोटे वायर्स बनाएगा, उसके बाद में हम लोग हो सकता है इस चीज को अचीव कर लें, पर अभी प्रेजेंटली पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग कुछ दूसरे तरीके से इसको काम करवाते हैं, वो उसका मैं थोड़ा बहुत आइडिया आपको दूंगा जब हम लोग न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ेंगे, ओके। तो इस तरीके से आज हमने करीब 5 एल्गोरिथम देखे, जो कि नेचर इंस्पायर्ड एल्गोरिथम्स थे। हमने देखा एंट कॉलोनी कैसे काम करती है, हमने देखा जेनेटिक एल्गोरिथम कैसे काम करता है, हनी बी एल्गोरिथम कैसे काम करती है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स क्या होता है, और न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं। इन सारे एल्गोरिथम्स के अंदर सबसे पावरफुल जो एल्गोरिथम है, जो अभी प्रेजेंट एज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंदर सबसे ज्यादा काम में आने वाला एल्गोरिथम है, वो होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है। बाकी सारे एल्गोरिथम की कुछ अपनी कमियां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं। जेनेटिक एल्गोरिथम भी बहुत सारी जगहों पर काम में आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। स्वार्म एल्गोरिथम भी हम लोग काम में लेते हैं,
लेकिन जो सबसे अच्छा और सबसे अच्छे से काम कर पाता है वो होता है न्यूरल नेटवर्क। तो आज का ये लेक्चर हम लोग यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे कुछ नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कंसेप्ट्स के साथ में। थैंक यू।